हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इस इतिहास में आज हम अगले अध्याय यानी कि क्लास नंबर 27 है, अध्याय 29 ही है, उसमें पहुंच चुके हैं। अध्याय 29 जो भारतीय पूंजीपति और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा करता है, जिसके बारे में चर्चा की गई है, इसके विशेष तथ्य जो है मैंने तो वैसे आप लोगों को कल के लेक्चर में बता दिया था, पर आज में हम उसी चीज़ को और आगे बढ़ते हुए इस सेशन की शुरुआत करेंगे। देखिए, वस्तुतः हमने कल आप लोगों को ये बताया था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है, उस राष्ट्रीय आंदोलन में जो तमाम सारे विभिन्न विभिन्न कारक हैं, जिनमें से एक कारक पूंजीपति वर्ग है, उस पूंजीपति वर्ग के योगदान पर हम चर्चा कर रहे थे। कल तक मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि हमेशा पूंजीपति वर्ग इस राष्ट्रीय आंदोलन के टारगेट पर रहा हो, विरोध के रूप में, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार यहां पर एक साथ मिलकर के काम करते हुए भी दिखाई देते हैं और बहुत सारे पूंजीपति ऐसे थे जो कांग्रेस में शामिल भी थे और अच्छा नाम भी कमा चुके थे, और कुछ पूंजीपति ऐसे भी थे जो कांग्रेस में शामिल नहीं थे पर बाहर से रह करके भी कांग्रेस की गतिविधियों का समर्थन करते थे। फिर बहुत सारे पूंजीपति ऐसे भी थे जो नहीं भी समर्थन करते थे। इन सब आयामों पर पिछले सेशन में, कल के सेशन में मैंने चर्चा करी थी। आपने अगर वो सेशन नहीं देखा है तो उस चीज को समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, भले ही आज इसमें आप लोग ना पढ़ें, लेकिन पहले वो वाला लेसन पढ़ लें, क्योंकि ये जो आज का सेशन है, सेशन नंबर जो 57 है, इसको समझने के लिए सेशन 56 को देखना जरूरी है। जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें ही ये सेशन समझ में आएगा। तो भले ही आज आपके माध्यम से व्यूअरशिप कुछ कम हो जाए, लेकिन जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो वास्तविक रूप में अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो 56वां एपिसोड पहले देखें, फिर 57वां एपिसोड देखें, तब उनको ये बातें समझ में आएंगी। तो भारतीय पूंजीपति और राष्ट्रीय आंदोलन आपस में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहां पर ध्यान रखना है कि जब हम पूंजीपति वर्ग कह रहे हैं तो वहां पर भारतीय याद रखना है, ये भारतीय शब्द याद रखना है, क्योंकि आंदोलन में भारतीय पूंजीपति की ही योगदान है। इसलिए कि उस समय यूरोपीय पूंजीपति भी भारत में हैं, तो कहीं पूंजीपति वर्ग से आप यूरोपियन पूंजीपति वर्ग जो है उसका संबंध ना जोड़ दें। उसका तो विरोध कर रहे हैं भारतीय पूंजीपति भी और राष्ट्रीय आंदोलन के लोग भी। क्यों कर रहे हैं, खासतौर से भारतीय पूंजीपति ऐसा क्यों कर रहा है, उन सब कारणों को आइए यहां पर समझते हैं। अंततः राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय पूंजीपति वर्ग के योगदान को बहुत ज्यादा सराहा क्यों नहीं जाता, या उसको एक सफल नेतृत्व के तौर पर क्यों नहीं देखा जाता, आज के सेशन के अंत तक जाते जाते हम इन चीजों को समझ लेंगे। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको पूंजीपतियों की आशंका क्या थी। इसके ऊपर कल भी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था। आइए उस डिस्कशन को और ज्यादा प्यूरिफाई करते हैं, आपके दिमाग में उस चीज को और अधिक स्पष्ट छापने का प्रयास करते हैं। देखिए, कल मैंने बताया था, आज और बता देता हूं कि पूंजीपतियों द्वारा संवैधानिक गतिविधियों का मतलब क्या है। यहां संवैधानिक गतिविधियों का मतलब, जैसे विधानमंडल है, विधानमंडल में प्रवेश, ठीक है, विधानमंडल में प्रवेश। इसके अलावा जो सरकार के जो लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, वायसराय या मंत्रिमंडल इत्यादि से संबंधित जो सरकार के लोग हैं, उनके साथ किसी प्रकार का सम्मेलन या सभा इत्यादि में शामिल होना, ठीक है, सम्मेलन या सभा इत्यादि में शामिल होना, जो ये प्रथम दृष्टि में प्रदर्शित करता है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा अगर इन चीजों का उपयोग किया जा रहा है तो ऐसा प्रथम दृष्टि में स्वाभाविक तौर से लगता है कि ये संस्था, ये व्यक्ति, ये औपनिवेशिक शासन की ओर इसका झुकाव है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। जब हम औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष की बात करते हैं तो हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि हमें तो उससे संघर्ष करना है, उसकी संस्थाओं का उपयोग क्यों करना है। किसी की संस्थाओं का उपयोग करना भी एक संघर्ष का मार्ग हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि संस्था का उपयोग किया गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका साथ दिया जा रहा है या फिर देश के साथ कुछ छल किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये चीज यहां पर ध्यान रखना है। तो पूंजीपतियों द्वारा संवैधानिक गतिविधियों का अर्थ ये नहीं है कि ये आत्मसमर्पण कर दिए हैं, आत्मसमर्पण,
किसके प्रति? औपनिवेशिक साम्राज्य के प्रति। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आत्मसमर्पण है इसका अर्थ, तो ये अर्थ नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना, ये अर्थ नहीं है। देखने में ये अर्थ लगता जरूर है, वस्तुतः ये साम्राज्यवादी सत्ता के प्रति विरोध जताने का एक साधन है। साम्राज्यवादी सत्ता के प्रति विरोध जताने के साधन के तौर पर यह कैसे हो सकता है? इसका एक उदाहरण आप ऐसे समझिए कि आप अगर विधानमंडल में हैं, पूंजीपति हैं और इसी विधानमंडल में यूरोपियन भी हैं, तो यूरोपियन तो भारत में साम्राज्य, औपनिवेशिक साम्राज्यवादी बाद में है। पहले तो भारत में भी ये लोग कौन हैं? यूरोपियन भी तो क्या है? पूंजीपति ही हैं, कमाने के लिए आए हैं, इन्होंने भी व्यवसाय इकट्ठा किया है। तो उन्हें लगता है कि तो हम सेम मेंटेलिटी के हो सकते हैं या हैं, या हम उनको अगर हम झांसा दें तो हमारी मेंटेलिटी के साथ सहयोग करके विधानमंडल में अपने मन मुताबिक जो नियम कानून है इन्हें हम पास करवा सकते हैं। पर यहां यह ध्यान रखना है कि इन्होंने इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया है कि ये अपनी मर्जी से जो है जो विधान है वो बनवा सके इन विधानमंडलों में, बल्कि भारतीय पूंजीपति स्वतंत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की जो पहल होनी चाहिए और जो समकालीन राष्ट्रीय आंदोलन की जो मांग है, वो जो मांग होनी चाहिए, उस मांग को ध्यान में रखते हुए यहां पर संसदीय गतिविधियों में, विधानमंडलीय गतिविधियों में अपना योगदान देते थे। और जब कभी भी समर्थन नहीं मिलता था या मांग पूरी होते हुए नहीं दिखाई देती थी, वो उससे मुंह मोड़ लेते थे। तो यहां देखने में भले ऐसा लगे, इन साधनों का बहिष्कार भी तो कर सकते थे। यह भी एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है। आपके मन में आ सकता है कि अगर पूंजीपति यहां पर ये सब करके, ये सब माध्यम से औपनिवेशिक सरकार का विरोध कर रहे थे, तो आपके मन में विचार जा सकता है कि गांधी जी जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व बार बार कर रहे थे और वो बार बार बोलते थे कि हमें संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसका साथ त्याग देना चाहिए, हमें उसका भी विरोध करना चाहिए, हमें परित्याग कर देना चाहिए उनका, तब तक जब तक कि हम अपना खुद बनाने के लिए सक्षम ना हो जाएं। हमें अपना खुद का भारत संभालने के लिए अपनी संस्था की आवश्यकता हो जाएगी, तो हम उसको पूरा कर लेंगे। तो ये काम पूंजीपति भी कर सकते थे, लेकिन पूंजीपतियों का मानना यह था कि अगर उन्होंने संवैधानिक जो मार्ग हैं उसका परित्याग कर दिया, तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जो औपनिवेशिक सरकार है, जो औपनिवेशिक जो सरकार है, इस औपनिवेशिक सरकार को कहीं ना कहीं इस प्रकार से हम खुली छूट दे सकते हैं, खुली छूट, क्योंकि यहां पर बैठ करके हम विरोध कर रहे हैं कुछ विशेष गतिविधियों को लेकर के। वो विरोध यहां से खत्म हो जाएगा और ये स्वतंत्र रूप से अपनी मनमर्जी के कानून बना करके, अपनी मनमर्जी से चीजों को लागू करा करके न सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय जो पूंजीपति हैं उनका अहित करेंगे, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी अहित करेंगे। इसलिए उन्हें खुला नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए योगदान तो जरूरी है, इसलिए वो बहिष्कार इस तरीके से नहीं करते थे। लेकिन संवैधानिक सुधार बिना शर्त के वो स्वीकार भी नहीं करते थे। यानी इनकी अपनी शर्तें थी। आप संवैधानिक सुधार के लिए इनवाइट करते हैं पूंजीपतियों को कि आप आइए, हम संसद में विधानमंडलों में बैठ करके संवैधानिक सुधार कर लेंगे, तो हम इनवाइट करने पर जा रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी शर्तें होंगी। अगर उन शर्तों को अगर आप पूरा नहीं कर रहे हैं तो फिर हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। विधानमंडलों में हिस्सेदारी पूरी तरीके से कैसी होती थी? सशर्त होती थी। इसके उदाहरण के तौर पर एक पॉइंट लिखा है, जैसे 1934 में संवैधानिक सुधारों के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया और उस संयुक्त संसदीय समिति की जो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट भारतीय राष्ट्रवादियों और भारतीय पूंजीवादियों के अनुरूप और उनकी मांगों के अनुरूप नहीं थी। सो इन्होंने इसको नामंजूर कर दिया है, जबकि एक्सपेक्टेशन ऐसी थी नहीं, तब भी उन्होंने नामंजूर किया है। यह दिखाता है कि वो उनके सामने सरेंडर होते हुए नजर नहीं आ रहे। विधानमंडलों में हिस्सेदारी की सार्थकता तभी तक जब इसमें समूचा राष्ट्र हिस्सा ले। यह एक स्टेटमेंट है जो 1934 में तब पारित किया गया जब आप लोगों को मालूम है कि इनकी अपनी एक संस्था, राष्ट्रवादी जो पूंजीपति, या हम कह सकते हैं कि अखिल भारतीय जो पूंजीपति हैं, उनको मिला करके एक संस्था बनती है
जो फिक्की के नाम से जानी जाती है, तो उसमें एनए सरकार हैं, एनए सरकार ने ये स्टेटमेंट 1934 में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा है। ये अध्यक्ष रहे हैं उस समय फिक्की के। मैं आप सभी लोगों से जो यहां पर इस समय देख रहे हैं और तल्लीनता से देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में जरा कमेंट करके बताइए फिक्की का फुल फॉर्म क्या है और वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, आज के समय में फिक्की के अध्यक्ष कौन, एटलीस्ट फिक्की का फुल फॉर्म तो मुझे सभी से चाहिए, क्योंकि कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो उसके तत्कालीन अध्यक्ष हैं एनए सरकार। वो कहते हैं विधानमंडलों में हिस्सेदारी की सार्थकता जो है तभी होगी जब इसमें समूचा राष्ट्र हिस्सा ले। यानी ये जो यहां पर रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं, उन रिपोर्टों से पूंजीपतियों का कोई नुकसान नहीं है। वो पूंजीपतियों के लिए तो हितकारी हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए अहितकारी हैं। उसी पे यहां पर कहा जा रहा है कि विधानमंडलों में हिस्सेदारी की सार्थकता का मतलब ये नहीं है कि हम अपना केवल हित देखें। हमारा हित तभी होगा जब उसमें राष्ट्र का हित छुपा हो। तो राष्ट्रीय हित की जो मांग है उसे आप पूरा करें, आप जो है बहलाने फुसलाने की बात ना करें। आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो 2025 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं। आप में से कितने लोग 2025 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं, जरा इसको भी कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बताइए, मैं देख रहा हूं। 2025 में जिन लोगों ने सेल्फ स्टडी करी है, जैसे ये यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर ये भी किया है तो अंततः आपने कितना पढ़ा है उसकी जांच और उसका रिवीजन और उसका कंपाइलेशन बहुत जरूरी है। आपके पास ठीक है 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 25-30 हज़ार रुपए नहीं है, लेकिन 5-7 हज़ार रुपए जुटा करके आप अपनी अंतिम जो तैयारी है उस अंतिम तैयारी को पूरा रूप दे सकते हैं एसआईपी के साथ जुड़ करके। तो 2025 का एसआईपी सक्सेस इन प्रीलिम्स का बैच शुरू हो चुका है। इसमें एनरोलमेंट की अंतिम तिथि 20 नवंबर है, शाम को 5 से 8 का ये बैच है। सक्सेस इन प्रीलिम्स इसका टारगेट ही है, सक्सेस इन प्रीलिम्स में। तो इसमें आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, इसमें आपको डेली बेसिस पे 3 घंटे की क्लासेस मिलेंगी, टॉपिक वाइज रहेंगी। जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक पर आधारित 50 एमसीक्यूज आपको डेली बेसिस पर टेस्ट के तौर पर दिए जाएंगे। ये विंडो 24 आवर्स के लिए ही ओपन रहेगी और वन टाइम ही ओपनेबल रहेगी। यानी 24 घंटे में, आपके सेशन खत्म होने के 24 घंटे में आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार, दोबारा नहीं। एक बार विंडो खोला तो सीधे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, तभी बैठिए। तो इसके पहले रिवीजन कर लीजिए, तभी विंडो ओपन करिए, इससे पहले वो विंडो ओपन ना कीजिए। तो इससे क्या होगा, उस टॉपिक को लेकर के आप 50 क्वेश्चन एटलीस्ट तैयार कर रहे हैं। हर टॉपिक पे ऐसे 50-50 क्वेश्चन तैयार करेंगे, प्रीलिम्स तक बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे और क्वेश्चन के तरीकों से भी आप रूबरू हो जाएंगे। ये उन लोगों के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे थे अभी तक, आप ये समझिए, 1 और 2। तीसरा पॉइंट जो है आपका क्या है, इसमें टेस्ट जो हैं आपके विभिन्न तरह से। एक तो फुल लेंथ टेस्ट है, कंप्लीट 100 क्वेश्चन का टेस्ट आपका रहेगा, और ये आप ऑल इंडिया बेसिस पे टेस्ट देख सकते हैं, अपनी रैंक दे सकते हैं। तो जो लोग इससे जुड़ेंगे इंडिया में, सभी लोग इस टेस्ट में मौजूद होंगे। आप उसमें अपनी रैंक कहां तक ला रहे हैं, तो कंपटीशन यहीं से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट जो है वो सिमुलेटेड टेस्ट है। सिमुलेटेड टेस्ट में प्रीलिम्स की जो टाइमिंग होती है फर्स्ट और सेकंड सेशन की, उस फर्स्ट और सेकंड सेशन के टाइमिंग पर ही इसको शुरू किया जाएगा, इसकी विंडो को ओपन किया जाएगा। आप उसी समय टेस्ट दे सकते हैं जब फर्स्ट और सेकंड सेशन होते हैं प्रीलिम्स के, तो वो भी आप ऑल इंडिया बेसिस पर टेस्ट दे सकते हो, उस पर भी अपनी रैंकिंग कर सकते हो। तो ये परीक्षा भवन में जब आप बैठेंगे, परीक्षा हॉल में जब आप बैठेंगे, तो वहां की अनुकूलनता जो है, अनुकूलन वातावरण जो है, उस अनुकूलित वातावरण को अपनाने के उद्देश्य से किया गया है। तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार का जो टेस्ट है, उस टेस्ट की जो वीडियो है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसको आप वीडियो में देख सकते हैं, और पीडीएफ भी आपको उसके एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगी। जो फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं उन्हीं के द्वारा इसको सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, मेरा कोड विरद लाइव है। आप विरद लाइव कोड का ही इस्तेमाल करके आप इसे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप हमें टेलीग्राम में बता दीजिएगा, आपकी क्लासेस विधिवत जो है वो शुरू रहेंगी। इसके अलावा अगर कोई कंप्लीट तैयारी P2I फाउंडेशन बैच की करना चाहता है, तो बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, 25 नवंबर से स्टार्ट होंगे, मतलब सुबह 8 बजे का ये बैच है। ये P2I फाउंडेशन बैच स्पेशली 2026 को टारगेट करते हुए है, नवंबर का बैच है। इसमें भी आपको कंप्लीट बुक्स वगैरह सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसमें भी स्टडी मटेरियल मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन मिलेगा, बुक्स वगैरह इसमें नहीं है।
क्योंकि प्रीलिम्स के लिए अब इतने में तो आप कहाँ से इस चीज़ को अवेल करेंगे। यहाँ पर आपको बुक्स वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी, क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जाएंगी, जीएस की भी लाइव क्लास होगी, सीसैट की भी लाइव क्लास होगी। अच्छा, इसमें भी सीसैट इंक्लूड है क्योंकि प्रीलिम्स के लिए सीसैट बहुत ज़रूरी है, तो सीसैट की टेस्ट सीरीज और उसकी क्लासेस भी आपको इसमें मिलेंगी। यहाँ पर भी आपको सीसैट की क्लासेस मिलेंगी। लॉन्ग टर्म बैच 2027-28 के लिए आप चूज कर सकते हैं, जरूर आप चूज करें, ठीक है। बाकी मेरे कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे पॉलिटी वीकली एवरी संडे आपको मिलता है, एवरी संडे एट 6 PM, ठीक है। तो आप जरूर इसे एंजॉय करें। पूरे हफ्ते का पॉलिटी का कंपाइलेशन मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कराता हूं। और ट्यूसडे जो कि आज है, थर्सडे और सैटरडे, 3 दिन रात 8 बजे आप यहां पर प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, PYQ जो हैं हिस्ट्री के, हमसे पढ़ते हैं। और रेस्ट मंडे, ठीक है, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन जो है आप पॉलिटी के PYQ पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पॉलिटी में भी आपको इस तरीके की चीजें मिलेंगी। ये वीकली, पॉलिटी वीकली नहीं है, ये प्रीलिम्स है 10 ईयर्स का। चलिए, इसके अलावा अगर आप कोई बुक्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो आपके पास में सिलेक्शन बॉक्स, NCERT की बुक्स और सेट ऑफ 18 बुक्स हैं। सिलेक्शन बॉक्स में सेट ऑफ 18 बुक्स इंक्लूडेड हैं, प्लस अदर स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल जो आपके पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आंसर राइटिंग के लिए शीट तक इसमें दी गई है, मैप दिया गया है, हाइलाइटर, स्केल, सब कुछ दिया गया है। तो एक कंप्लीट सिलेक्शन बॉक्स है। केवल बुक्स चाहिए तो सेट ऑफ 18 बुक्स भी आप परचेज कर सकते हैं, और केवल NCERT की आपको सेट ऑफ 5 चाहिए तो भी ले सकते हैं। ऑल बुक्स यू कैन परचेज विद द कोड विरद लाइव, विरद लाइव। तो आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके इन सबको प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी विरद लाइव कोड का आप इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। चलिए, तो फिर आगे क्या हुआ उसको समझ लेते हैं। संविधानवाद पूंजीपति वर्ग का लक्ष्य नहीं था, यहां पर यह पॉइंट एक लिखा गया जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ही। जरा देखिए, यहां पर चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। मैंने आपको बताया कि विधानमंडलों में हिस्सेदारी की सार्थकता तभी तक है जब उसमें राष्ट्र का हिस्सा हो। अगर राष्ट्र का हिस्सा नहीं है, राष्ट्रहित नहीं है, तो संविधान मंडलों में साझेदारी का कोई महत्व नहीं है, ऐसा जो है NA सरकार के द्वारा कहा गया। अब संविधानवाद क्या मतलब, इससे क्या यह तर्क साबित होता है कि क्या वो संविधानवाद लाना चाहते हैं? वास्तविक रूप में पूंजीवाद का यह लक्ष्य नहीं है। डेफिनेटली एक पूंजीवाद जो है, पूंजीपति जो है, उसका पूंजीवाद को सुरक्षित रखना एक लक्ष्य निश्चित तौर पर होगा। तो यहां पर पूंजीपति वर्ग का लक्ष्य ये नहीं है कि वो संविधानवाद को सुरक्षित रख रहा है, संविधानवाद को लाना चाह रहा है। अगर ऐसा है तो उदारवादियों के समर्थक होने की संभावना उनकी ज्यादा थी, लेकिन कल मैंने आपको क्लास में बताया था कि उन्होंने उदारवादियों की उस मांग का विरोध किया था जिसमें उदारवादी इस बात का समर्थन करते हुए दिख रहे थे कि गोलमेज सम्मेलन में जाना चाहिए। तो गोलमेज सम्मेलन का तो विरोध किया गया था। इनफैक्ट वो कांग्रेस के सपोर्टर्स आपको दिख रहे हैं, और कांग्रेस में गैर उदारवादी जो हैं उनके सपोर्टर्स दिख रहे हैं। वो तब दिख रहे हैं जबकि कांग्रेस गैर संवैधानिक तरीके अपना रही थी। देखिए, पूंजीवादी संवैधानिक तरीके को अपनाते हैं, लेकिन संविधानवाद लाना चाहते हैं कोई जरूरी नहीं है। वास्तविक रूप में अगर आप देखें तो कांग्रेस संविधानवाद लाना चाहती है, लेकिन जो ब्रिटिश संविधानवाद है वो उसका विरोध करती है, उसके तरीके ठीक नहीं है। उसमें समस्त भारतीयों को, समस्त वर्ग को एक बराबर का ओहदा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वहां पर विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने कई ऐसे आंदोलन चलाए, गांधी जी ने कई ऐसे आंदोलन चलाए जो गैर संवैधानिक तरीके, मतलब जिसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। गैर संवैधानिक तरीके मतलब जैसे कानून का विरोध करना। अब अगर आप कानून का विरोध कर रहे हैं तो गैर संवैधानिक तरीका हो गया, और आप गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हैं कि ठीक है यार, गिरफ्तार करना है कर लो, लेकिन हमारी मांग तो यही है, हमें तो ये मांग चाहिए। तो कांग्रेस को गैर संवैधानिक तरीके, कांग्रेस जो गैर संवैधानिक तरीके अपना रही थी उसका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, वे साथ देते हुए नजर नहीं आते। तो फिर संवैधानिक साझेदारी क्यों कर रहे हैं? वो भी एक तरीके से एक स्टेप है कि सरकार के प्रति हम सरकार में रह करके विरोध कर सके, ये उसके लिए है। अब जरा देखिए, इसका एक एग्जाम्पल मिलता है। कैसे मिलता है? 1937 में कांग्रेस जो है, जब उसको सत्ता अपनाने का मौका मिलता है, कांग्रेस सत्ता अपनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अगर सत्ता अपनाएगी तो उसे भी संविधान का हिस्सा होना पड़ेगा, संवैधानिक साझेदारी उसे दिखानी पड़ेगी।
जो कि पूंजीपति वर्ग पहले से दिखा रहे हैं, फिर कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगने लाजमी है कि वो सरकार के कहीं ना कहीं चंगुल में शायद आ गई है, बस अब दिखावा मात्र कर रही है। लेकिन कांग्रेस को सरकार में आना चाहिए और कांग्रेस सरकार में आकर के भी सरकार का विरोध कर सकती है। इस बात को पूंजीवादियों ने समझाया, खास तौर से घनश्याम दास बिड़ला जो हैं उन्होंने समझाया कि कांग्रेस को सत्ता में लाया जा सकता है, सत्ता में लाने के लिए उन्होंने उसके लिए राजी किया है। और राजी करते करते उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है। सरकार में कुछ लोग हैं जिनको चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस सरकार में आ रही है तो क्यों आ रही है, जरा उसको ध्यान से देखें। कह रहे हैं कांग्रेस महज संविधान पर अमल करने के लिए सत्ता में शामिल नहीं हो रही है, इस बात का सरकार ध्यान रखे। कांग्रेस महज संविधान पर अमल करने के लिए सत्ता में शामिल नहीं हो रही है। कांग्रेस सत्ता में शामिल हो रही है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और हमारी चर्चा के अनुसार संविधान में होकर के भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। यह एक मार्ग है जो कांग्रेस नए मार्ग को अपना रही है। इसलिए सावधान सरकार कि अगर किसी ने भी इस तरीके की लक्ष्य की, कांग्रेस के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रोड़ा अटकाने का प्रयास किया तो निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे एक देशव्यापी अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए सरकार सावधान रहे, कांग्रेस को इस रूप में ना लिया जाए कि वह जो है आपके संविधानवाद की तरफ झुक रही है। यहां तक पढ़ने से हमको ऐसा लगता है जैसे कि कांग्रेस का सपोर्ट, कांग्रेस के द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन और कांग्रेस का संविधान में पार्टिसिपेट करना, ये सब पूंजीवादियों के लिए बड़ा हितकारी है। वस्तुतः ऐसा है नहीं। सामने देखने से ऐसा लगेगा कि कई बार इससे घबराते भी हैं, जो पूंजीपति वर्ग है वो घबराता भी है, क्योंकि कांग्रेस के आंदोलन कई बार जो हैं वो क्रांतिकारी आंदोलन हो जाते हैं। आंदोलन इस प्रकार क्रांतिकारी हो जाते हैं कि वह अपने हित को पाने के लिए सरकार के पूर्ण विरोध तक उतर आते हैं। सरकार के पूर्ण विरोध में पूंजीवादियों का विरोध भी शामिल कई बार होता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए उनका रुख जो है वो उलझावपूर्ण हमको दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप देखें तो जो पूंजीपति है, पूंजीपति जो है, पूंजीपति इस आंदोलन को लेकर के भयभीत भी रहता है कि अगर कहीं ज्यादा लंबा चला गया, कहीं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया तो पूंजीपति वर्ग का इसमें मतलब अहित भी हो सकता है। दूसरा, उसे समर्थन भी चाहिए, उसे जो है इसका समर्थन भी करता है इस तरीके के आंदोलनों का, क्योंकि उसे मालूम है कि यदि अगर पूंजीपति वर्ग को कोई ठोस चीज हासिल करनी है और इस देश को अगर कोई ठोस चीज हासिल करनी है तो इस प्रकार के आंदोलन और उसका समर्थन अत्यंत आवश्यक है। तो यहां भय भी है और समर्थन भी। इसका अर्थ क्या होगा अगर दोनों चीजें अगर आप कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, उसके मीनिंग यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके मीनिंग में ही है कि जनवरी 1931 के आंदोलन के दौरान घनश्याम दास जी ने एक पत्र लिखा है पुरुषोत्तम दास जी को, और उस पत्र में उन्होंने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें आज जो दिया जा रहा है वह गांधी जी के कारण ही दिया जा रहा है, और यदि हम जो कुछ चाहते हैं उसे हासिल करना चाहते हैं तो वर्तमान आंदोलन को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। यह इस बात को दिखाता है कि भाई हमें समर्थन तो देना ही पड़ेगा, जो चीज हम पाना चाहते हैं उसके लिए हमें समर्थन भी देना आवश्यक है। परंतु दिक्कत यही है कि ज्यादा समर्थन दिया और आंदोलन ज्यादा समय तक चला तो यह विनाशकारी भी हो सकता है। ये चीज भी पूंजीपतियों को मालूम है। इसीलिए जब कभी भी आंदोलन लंबा खींचने लगता था तो वे उस पर समझौते की राजनीति करना चाहते थे। वे चाहते थे कि आंदोलनकर्ता या मुख्य तौर से कांग्रेस और जो सरकार है उनके बीच में चर्चा हो, बातचीत हो। और जब वो ये चाहते थे कि इस तरीके की बातचीत हो, और ऐसे में जब बातचीत होती थी तो कांग्रेस के ऊपर स्वाभाविक आरोप लग जाते थे कि ये चीज पूंजीपतियों के कहने से की जा रही है। इसलिए स्वतंत्र आंदोलन जो है उस रूप में नहीं दिखाई देता। हालांकि ये मध्यस्थता भी करते हुए कई जगहों पर दिखाई देते हैं। समझौता, अब देखिए जिस समय समझौते की बात हो रही होती थी, मध्यस्थता की बात हो रही होती थी, उस समय भी इनके टेम्परामेंट को समझिए, इनका जो दिमाग है उसको समझने का प्रयास करें, इनके विचार में क्या चीजें आ रही हैं।
उनके विचार में चीजें आ जा रही हैं कि समझौता तभी हो जब सत्ता रियायतें दे। सत्ता क्या दे? रियायतें। समझौता तभी हो जब सत्ता क्या दे? इस चीज के लिए रियायत दे। कहने का मतलब यह है कि केवल आंदोलन लंबा खींचने पर हमें सरकार के सामने झुक नहीं जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो सरकार तो इस चीज का इंतजार करेगी, समय गुजरने दो, जब ये खुद ही थक जाएंगे तो खुद ही बातचीत करने आएंगे। तो उस समय के लिए यहां पे कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जब समय निकल जाएगा तब हम सरकार के पास, जब सरकार को भी लगे कि हाँ यार समय लंबा हो रहा है, हमसे बातचीत होनी चाहिए, दोनों तरफ से इस तरीके की नीड हो, और जो आंदोलनकारियों की मांग है उन मांगों को वो समझें और उस पर अमल करने के लिए सहयोग करें, तब हम समझौतावादी रुख अपनाएं। तो ऐसे में चाहते तो ये लोग यही थे कि आंदोलन लंबा ना खींचे, रुके, लेकिन डायरेक्टली ऐसा कर नहीं सकते हैं, इसलिए वो धौंस भी देते हैं कि अभी भी मैं मध्यस्थता कर रहा हूं, हम समझाएंगे कांग्रेसियों को, कम से कम हमारी बात मान लो। पूंजीपति वर्ग दोनों तरफ से है, आप कहिए अगर कुछ चीजें माननी हो इनकी तो हम आपसे उनकी बात करा सकते हैं, कुछ डिमांड कम ज्यादा भी करी जा सकती हैं, आप बात कर लीजिए। अन्यथा तो फिर घोषित जो आंदोलन चल रहा है इसमें नुकसान सरकार महोदय आप ही का है और चलता रहेगा। हम तो अपनी जनता के साथ हैं, थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो होगा, बाकी आप सोच लें। तो इस तरीके की धौंस जो है वो बीच बीच में सरकार को इसीलिए देते रहते थे कि रियायतें जो हैं वो दी जा सकें जो मांगी गई हैं। सौदेबाजी के लिए आत्मसमर्पण या मांग में कटौती यहां पर स्वीकार नहीं करी गई है पूंजीपति वर्ग के द्वारा। कईयों बार ऐसे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। इसी चीज के लिए आप ध्यान दें, 1931 में घनश्याम दास जी कह रहे हैं कि हमको दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक तो जब भी मौका मिले समझौता कराया जा सकने का, जब भी आपको अवसर मिले, पूंजीपति वर्ग ध्यान दे कि भाई जब भी आप लोगों को मौका मिले कि कांग्रेस और सरकार के बीच समझौता कराने का यह सबसे सटीक समय है जिसमें जो आंदोलनकारी हैं उसका नुकसान नहीं होगा, उनकी मांग पूरी होगी और सरकार भी यहां पर झुकने के लिए तैयार हो सकती है। ऐसे अवसर को हाथ से निकलने ना दें और समझौते के लिए तैयार रहें। यह पूंजीपति वर्ग का एक योगदान हो सकेगा, इसलिए जरूर इस पर ध्यान दें। पर ऐसा भी समझौता करने के लिए हमें प्रेशर नहीं देना चाहिए कि जिससे हम उनका नुकसान कर बैठें जिनकी वजह से आज हम यहां पर पूंजीपति वर्ग के, भारतीय पूंजीपति वर्ग के रूप में हैं। तो यह आंदोलन हमारे लिए आवश्यक है, हमें उसका नुकसान नहीं करना है। समझौता भी कराना है पर समझौते में क्या नहीं कराना है? नुकसान नहीं कराना है, ये घनश्याम दास जी कह रहे हैं। तो आपने देखा कि पूंजीपति वर्ग जो है वो औपनिवेशिक सत्ता का समर्थन नहीं कर रही है इस पूरे आंदोलन के दौरान। इनफैक्ट पूंजीपति वर्ग ने औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा किए जा रहे राष्ट्रीय जो आंदोलन हो रहे हैं, तो इन राष्ट्रीय आंदोलनों का जो दमन किया जा रहा है औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा, उस दमन का विरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये आंदोलन जो चल रहे हैं इनका दमन इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए जैसे आप कर रहे हैं। अतएव जितने प्रकार के आपने जो कांग्रेस के ऊपर आपने प्रतिबंध लगा रखा है, आपने भारतीय प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, आपने तमाम सारे राजनीतिक बंदियों को कैद कर रखा है, ये तमाम सारी जो चीजें हैं इस तरीके के सभी प्रतिबंध क्या किए कर दिए जाने चाहिए? हटा दिए जाएं। ये मांग रखी है, ये प्रतिबंध हटाए जाएं और राजनीतिक बंदी जो है इन्हें क्या किया जाए? इन्हें रिहा किया जाए। इस रिहाई की मांग उन्होंने करी है। तो फिर वही बात आ जाती है कि एक तरफ ये सब करते हुए वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये जो चीज मैंने आपको यहां पर बताया कि भयभीत भी हैं, तो भयभीत भी हैं, ये भी ध्यान रखना है। और भयभीत इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस जो है उसका चरित्र जो है वो थोड़ा लड़ाकू प्रवृत्ति, लड़ाकू का मतलब जुझारू, औपनिवेशिक सत्ता से झिझके बगैर, डरे बगैर अपनी बात को युद्ध स्तर पर वो रख सकते थे, जुझारू चरित्र था और इससे ये वर्ग आशंकित है, पूंजीपति वर्ग। इसलिए शुरुआत में जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा औपनिवेशिक वर्ग ने पूंजीपतियों का साथ दिया है। पूंजीपति भी जो हैं वो अपना कमाई धमाई कर रहे हैं, औपनिवेशिक सरकार को लगता है कि ये एक अलग वर्ग है
और इस पूंजीपति वर्ग ने भारतीय आंदोलनों का विरोध किया है। लेकिन इस समय नहीं, इस समय आप देखेंगे कि उन्होंने इतना कुछ होने के बावजूद भी कि कांग्रेस से बहुत जगहों पर उनको प्रॉब्लम भी हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली पूंजीवादी है वो, और कांग्रेस तो राष्ट्रवादी आंदोलन चला रहा है, तो उससे नुकसान तो हो रहा है, लेकिन उस नुकसान के कारण उन्होंने कांग्रेस की कभी आलोचना नहीं करी और कांग्रेस से कभी भी रिश्ते खराब नहीं किए, वो रिश्ते हमेशा कायम रखे। शुरुआत में आप देखेंगे स्वदेशी आंदोलन जब 1905 में चला, 1905 में चला। इसके अलावा तीसरे दशक में जो आपने असहयोग आंदोलन देखा या जो भी अन्य छोटे बड़े आंदोलन चले, इन सभी राष्ट्रवादी आंदोलनों से पूंजीवादी वर्ग जो है हमेशा विरोध करता था। पुरुषोत्तम दास जो खुद एक पूंजीपति थे और अन्य पूंजीपति जो हैं, अन्य पूंजीपति, ये हमेशा उस समय विरोध करते थे, खुला विरोध करते थे, एकदम विरोध करते थे, खुल करके विरोध करते थे कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये आंदोलन समर्थन का जो है पूंजीपति वर्ग नहीं कर सकता। वही अगर आप देखेंगे कि जब चौथे दशक में यही पूंजीपति वर्ग जो है, आप देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में भरपूर सहयोग करता है, सहयोग भी करता है और समर्थन भी करता है। यानी तीसरे दशक तक जो विचारधारा पूंजीपति वर्गों की है, वो विचारधारा चौथे दशक तक आते आते बदल जाती है। तीसरे दशक में अंत में वायसराय की तरफ से पूंजीपति वर्गों को एक प्रकार से झांसा भी दिया जाता है कि आप जो भी ये असहयोग, सविनय अवज्ञा, इस तरीके के जो भी आंदोलन चल रहे हैं, इसका खुल करके विरोध करें। सरकार आपके साथ है, आपका कोई नुकसान कहीं से नहीं होगा, पूरी तरीके से सरकार आपको प्रोटेक्ट करेगी, पूरी तरीके से संरक्षित रखेगी। लेकिन इस झांसे में उस समय आप देखेंगे कि जब इस तरीके की चीजें हुई तो पूंजीपति वर्ग ने इसका इनकार कर दिया। जब समर्थन में आया तब पूरी तरीके से इनकार कर दिया कि औपनिवेशिक सत्ता का साथ नहीं, आंदोलन का साथ रहेगा। इनफैक्ट एक उदाहरण है कि यही पुरुषोत्तम दास जी जो पीछे विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, इन्हीं पुरुषोत्तम दास जी ने सरकार को समझाने का प्रयास किया। इनके साथ JRD टाटा हैं, घनश्याम दास जी हैं, इन सब लोगों ने वायसराय को सुझाव दिया, समझाया कि अगर आप भारत छोड़ो आंदोलन को स्थगित करना चाहते हैं, जो कि शुरू होने वाला, आप चाहते हैं कि ना शुरू हो, आप चाहते हैं कि इसको आगे ना चलाया जाए, और यह आंदोलन शुरू होने से 4 दिन पहले सुझाव दिया है, 5 अगस्त 1942 को सुझाव दिया गया है, और आंदोलन तो 8 अगस्त को शुरू हुआ, 9 अगस्त को शुरू हुआ, 8 अगस्त के बाद 9 अगस्त को शुरू हुआ प्रॉपरली अगर देखा जाए तो 4 दिन पहले इस चीज को पुरुषोत्तम दास, JRD टाटा, घनश्याम दास ने सबने समझाया वायसराय को कि भाई साहब जो मांगे हैं, मांगे इनकी, इसको मान लिया जाए, मान लें। ये एकमात्र मार्ग है जब आप भारत छोड़ो आंदोलन को रोक सकते हैं, अदरवाइज ये आंदोलन तो होके रहेगा। तो आपको दिख रहा है कि जहां आप झांसा देकर के यहां समझाने की बात वायसराय महोदय कर रहे हैं, वहीं उल्टा ये वायसराय को समझा रहे हैं कि भाई साहब तुम लाइन पे आ जाओ, हमें मत अपनी लाइन में ले जाओ, तुम लाइन में आ जाओ, सुधर जाओ। यहां तक तो हमको देखने में ये लगा कि मिले जुले स्वरूप में, भले ही अपने हित के तौर पर ही सही, लेकिन पूंजीवादी जो हैं उनसे आंदोलन को समर्थन मिला। निस्संदेह इससे आंदोलन जो है वो प्रभावित हुआ होगा, आंदोलन को एक अलग दिशा मिली होगी। पर आपने देखा कि यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है आंदोलन अप्रभावित, अर्थात इस आंदोलन में पूंजीपति वर्ग का प्रभाव वैसा नहीं है जैसा अन्य राष्ट्रवादियों का है। फिर भी आरोप के रूप में अगर आप प्रभाव देखेंगे तो बहुत बड़े प्रभाव वहां पर दिखते हैं। तीसरे दशक के अंत में भारतीय पूंजीपति वर्ग कांग्रेस का समर्थक जरूर हो गया है। तीसरे दशक के अंत में, चौथे दशक की शुरुआत में, ये मैंने आपको पहले बताया। लेकिन कांग्रेस की नीतियों पर अगर आप पूंजीपति वर्ग जो हैं, अगर इनको कांग्रेस का समर्थन मिलने, मतलब इन्होंने कांग्रेस को समर्थन करना शुरू कर दिया है, तो क्या इसके आगे जो कांग्रेस के आंदोलन हुए, क्या आपको लगता है कि उन आंदोलनों पर कांग्रेस प्रभावित हुआ होगा इनसे? अर्थात आगे कांग्रेस ने जो स्टेप्स लिए, उन स्टेप्स में काफी हद तक इन पूंजीपतियों के निर्देश शामिल रहे होंगे। कल की क्लास में मैंने बताया कि कई बार कांग्रेसी जो हैं या कांग्रेस जो है वो पूंजीपति वर्ग से समझौते लेते या फिर सुझाव लेते थे। देखिए, सुझाव लेना और उसके प्रभाव में आ जाना, दीज आर द 2 डिफरेंट थिंग्स। यहां पर
छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन नहीं है कि छत्रपति शिवाजी महाराज बैठे हैं, उनकी अष्टप्रधान है और वो अष्टप्रधान से सुझाव लेंगे और उसके सुझाव को, हालांकि छत्रपति सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं थे, लेकिन वहां नैतिक काम ऐसे होते थे कि ये था कि छत्रपति भी उनके बात का सम्मान करेंगे और वो भी ऐसा सुझाव देंगे कि छत्रपति के लिए अहितकारी ना हो। यहां ऐसा नहीं है। यहां पे कांग्रेस अगर बात उनसे सुझाव ले भी रही है तो कांग्रेस फुल्ली इंडिपेंडेंट है और इस बात पे पूर्णता भरोसा नहीं कर सकती है कि ये हमें जो सुझाव देंगे वो उचित ही होगा, है ना? बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहां पर इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि सुझाव लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन प्रभाव जो है वो नाम मात्र का है, नगण्य प्रभाव है। इनके क्रियाकलापों पर पूंजीपति वर्ग का कोई विशेष प्रभाव नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व की बात करें, निर्णय की बात करें, उसमें भी पूंजीपति वर्ग का कोई भी योगदान आपको होते हुए दिखाई नहीं देगा कि इनके इन्फ्लुएंस में आकर के कांग्रेस ने ऐसा किया। इनके कहने, जैसे आप देखते हैं कि कांग्रेस ने कई सारे काम गांधी जी के कहने से किए, तो स्पष्ट प्रभाव दिखता है कि गांधी जी के कहने से हुआ ये कांग्रेस में, या गांधी जी चाहते थे इसलिए कांग्रेस ने ये कदम उठाया। ऐसा पूंजीपति वर्ग के लिए आप नहीं कह सकते। ऐसा इन्फ्लुएंसिंग जो नेचर है वो आपको जो पूंजीपति वर्ग है उसका नहीं दिखेगा कांग्रेस के ऊपर। और यह भी हमें ध्यान रखना है कि आखिर कांग्रेस और पूंजीपति वर्ग में कौन किसके पास आया। कई बार आपको यह सुनने को लगेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को जरूरत थी पूंजीपति वर्ग की पैसे रुपए के लिए, चर्चा करेंगे अभी आगे। वास्तविक रूप में पूंजीपति वर्ग थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में अपने समर्थन के लिए तैयार हुए। कांग्रेस ने मांगा नहीं था इनका सहयोग कि आपको हमारा समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस ने किसानों का जरूर साथ मांगा होगा, श्रमिकों का जरूर साथ मांगा होगा या साथ दिया होगा आगे चल करके, लेकिन पूंजीपति वर्ग का साथ मांगा नहीं है। पूंजीपति स्वयं कांग्रेस के पास आए हैं, उन्होंने खुद योगदान देना शुरू किया है। तो आपका स्वागत है, आप जुड़ सकते हैं तो जुड़िए। पूंजीपति वर्ग राष्ट्रवादी खेमे में था, किंतु विचार उसके दकियानूसी थे। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि यह भय क्यों था। आखिर ये जो आंदोलन को लेकर के कि आंदोलन लंबा चल जाएगा, उसका भय पूंजीपति वर्ग को क्यों है? क्योंकि विचार दकियानूसी हैं। समझते हैं कि यार अल्टीमेटली तो व्यापार का ही नुकसान होगा, लेकिन अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो हमें वैदेशिक औपनिवेशिक पूंजीपति विचारधारा से यहां पर काम करना पड़ेगा, जो भारत के भविष्य के लिए और स्वयं के भविष्य के लिए उचित नहीं है। इसलिए आपको साथ देना पड़ता था। तो खुल करके तो समर्थन नहीं है, और दबाव भी नहीं है कि आप इस खुल करके समर्थन नहीं दे पा रहे हैं इसलिए अंग्रेज आपके ऊपर दबाव डाल दे रहे हो। ये एक काबिले तारीफ बात है अगर पूंजीपति वर्ग की बात करें तो पूंजीपति वर्ग राष्ट्रवादी खेमे में था, लेकिन दकियानूसी विचार थे उसके। इसी वजह से वो अपने अस्तित्व से, जबकि वो शामिल हुए, उनके अस्तित्व से इस आंदोलन में कोई मोड़ नहीं आया, उनके प्रभाव से कोई मोड़ नहीं आया, उनके प्रभाव से आंदोलन इस तरह से प्रभावित नहीं हो रहा है। लेकिन जब तक ये रहे तब तक कांग्रेस के ऊपर कुछ आरोप भी लगे। जैसे कांग्रेस ने जो शोर टैक्स है, तट कर जिसको आप बोलते हैं, और जो सैनिक खर्चों में कटौती के लिए सरकार से बातचीत की मांग रखी थी कि हमको ये मांग है कि हम सरकार जो है अपव्यय कर रही है सैनिकों के खर्चों के नाम पर, इन सब में कटौती होनी चाहिए। तो ऐसा आरोप लगाया जाता था कि ये मांग सरकार ने तब उठाई जब औपनिवेशिक सरकार जब पूंजीपति वर्ग इसमें शामिल हुआ। ऐसा माना जाता है कि पूंजीपति वर्ग के प्रभाव से ये मांगे लाई गई थी। एक और चीज है कि राजनीतिक गतिविधियां जो हो रही थी कांग्रेस में, उस पर पूंजीपतियों का प्रभाव था। राजनीतिक गतिविधियां मतलब कब आंदोलन चलाना है, कब आंदोलन चलेगा, कितना लंबा चलेगा, कब आंदोलन को रोकना है, कब आंदोलन को रोकना है, और जब समझौता होगा तो इस समझौते में क्या मांगे रखनी है, क्या मांगे हों, इन सब चीजों के लिए लोगों को लगता है कि
पूंजीपति वर्ग के प्रभाव में आकर के डिसीजंस लिए जाते थे। नहीं यकीन आ रहा है तो आप उदाहरण देखिए। कहा गया कि 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी इरविन समझौते के रूप में रोका गया। इसके पीछे पूंजीपति वर्ग का हाथ है और उनके सुझाव को कांग्रेस ने माना है, इसलिए यह आंदोलन रोका गया। और तब जाकर के सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप पार्टिसिपेट करते हैं। यहां ये ध्यान रखिए कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तो समर्थन नहीं किया है ना पूंजीपति वर्ग ने, उदारवादियों का विरोध किया है। तो फिर यह आरोप कैसे लगा सकते हैं आप? इसके अलावा वो कहते हैं कि 1945 से 1947 के बीच कोई नया आंदोलन नहीं छेड़ने के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। इसी वजह से कांग्रेस ने जो है इनका सहयोग लिया है, इसी वजह से कांग्रेस ने इनकी बात को मानते हुए ही यह आंदोलन आगे नहीं छेड़े। पर ये आरोप कितने सच हैं कितने झूठ हैं, इसके ऊपर भी हमको थोड़ा सा गौर करना चाहिए। होता यह था कि वास्तविक रूप में होता यह था कि कांग्रेस अपने स्टेप्स खुद लेती थी कि उसे यह आंदोलन कब तक चलाना है कब तक नहीं। गांधी जी के स्टेटमेंट मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में पढ़ाए हैं, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, उसमें गांधी जी के मैंने आप लोगों को बताए हैं सारी चीजों के बारे में कि यार वो क्या सोचते थे, वो क्या कहते थे। तो तब आपको ये ध्यान रखना है कि कांग्रेस अपना स्वतंत्र निर्णय लेता था, और जब कांग्रेस अपना स्वतंत्र निर्णय लेता था तो उस निर्णय में पूंजीपति वर्ग का सहयोग बाद में होता था। देखने में आउटपुट ऐसा आता था कि पूंजीपति वर्ग के कहने से यह काम कांग्रेस ने किया। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब इसके प्रमाण क्या हैं? जैसे साम्राज्यवाद के रूबरू आर्थिक राष्ट्रवाद की मांग। अब आप खुद सोचिए कि जो पूंजीवाद जो है, राष्ट्रीय पूंजीवाद जो है, पूंजीवादियों का अखिल भारतीय संघ कब बना? अखिल भारतीय जो संघ है, फिक्की जो है, ये कब बन रहा है? 1927 में बन रहा है। क्या 1927 में कांग्रेस ने आर्थिक राष्ट्रवाद की मांग को रखा है? 1927 में रखा है, इससे पहले ही रख दिया है। और उनके राष्ट्रवादी आर्थिक मांगे जो हैं, उस मांग का समर्थन तत्कालीन जो नेहरू हैं, जो वामपंथी हैं, अब इसका भी ध्यान रखना है, नेहरू वामपंथी हैं तो इसका प्रभाव भी अर्थव्यवस्था पूंजीवादियों पर पड़ेगा। कैसे? तो नेहरू जो वामपंथी हैं, अन्य सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो लोग हैं, उन्होंने कांग्रेस की इस मांग का समर्थन किया है, और ये इनके शामिल होने से पहले किया है। पूंजीवादियों के समर्थन पाने से पहले की बातें हैं, पहले किया है समर्थन ये। तो कैसे कहा जा सकता है कि भाई इसके लिए ये जो भारत में आर्थिक डेवलपमेंट को लेकर के जो भी डिमांड्स रखी गई उसके लिए पूंजीपतियों का ही मांग को कांग्रेसों ने रखा, यानी कि वो तो पहले से है। दूसरी बात है, आर्थिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत की जो रूपरेखा है, ड्राफ्टिंग जो है, उसको कांग्रेस ने पूंजीपति वर्ग के शामिल होने से आधे दशक पहले कर लिया है। पूंजीपति वर्ग इस ड्राफ्ट के बनने के आधे दशक बाद कांग्रेस में शामिल हुआ है। तो ऐसी दशा में भी इस बात को झुटलाया जा सकता है कि हमेशा कांग्रेस जो है पूंजीपतियों के समर्थन से काम करती रही। तीसरी बात, कांग्रेस पूंजीपतियों और व्यापारियों से चंदा ले रही थी। चलिए कोई बात नहीं, तो यही बात का आरोप आपको दिखेगा कि कांग्रेस आखिर क्यों पूंजीपतियों का साथ ले रही है। उसे लगता है कि पूंजीपति जो है पैसे देंगे तो उससे राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ेगा आगे। और पिछली क्लास में मैंने बताया कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने के लिए पैसे की आवश्यकता तो होती है, ये कल मैंने बताया था आपको। लेकिन जब मैं ये बताया तो मैंने आपको ये कंफर्म नहीं किया कि जब पूंजीपति का साथ मिलेगा तभी कांग्रेस के जो पैसे की डिमांड है वो पूरी होगी। जरूरत होती है, लेकिन हमेशा ऐसा हो कांग्रेस के दृष्टिकोण से तो ऐसा नहीं था उस समय। फिर कैसा था ये आप देखेंगे कि कांग्रेस की जो वित्तीय जरूरतें हैं उसका उसको पूरा करने के लिए पूंजीपतियों ने अपनी पूंजियां दान दी। इसके आरोप लगते हैं पूंजीपतियों ने पूंजियां दान दी इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस ने चलाया, ये सही नहीं है। उसके गैर मौजूदगी में भी कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन उनके प्रेजेंस के दौरान भी चलाता रहा। उन्होंने सहारा दिया ऐसा कुछ नहीं है। हां, अगर आपने सहयोग दे दिया ये एड ऑन सर्विस हो गया, एक तरीके से ये अति उत्तम हो गया, पर हमारा काम उत्तम में भी चल रहा था।
उसका रीजन है, ठोस सबूत है इस बात के कि 1939 में सरकार के खुफिया विभाग ने वायसराय को रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में कहा गया कि कांग्रेस के पास नियमित धन संग्रह करने के खुद के निजी संसाधन हैं, उसके लिए उसको किसी पूंजीपति वर्ग की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पूंजीपति वर्ग जो कि अब कांग्रेस में अपना प्रभाव दिखाता हुआ नजर आ रहा है उसके माध्यम से कांग्रेस को आप प्रभावित कर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अगर पूंजीपति वर्ग कांग्रेस का साथ छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह रिपोर्ट बता रही है। और इस रिपोर्ट का कंक्लूजन यह है कि कांग्रेस पूंजीपतियों के पैसे से नहीं आंदोलन चला रही थी। हां, पूंजीपतियों ने पैसा दे दिया तो आंदोलन में यूज हो गया, ठीक है, लेकिन उन्हीं के भरोसे चल रहा था आंदोलन, उस एक वर्ग के भरोसे आंदोलन नहीं चला रहा है कांग्रेस। तो फिर पैसा कहां से आ रहा है? पैसा आ रहा है गांधी जी को लेकर के लोगों के प्रति अंधी श्रद्धा है, अंधभक्त हैं लोग गांधी जी के। गांधी जी ने एक बार कह दिया कि आंदोलन है, कोष की आवश्यकता है, लोग जो कुछ भी है लुटिया थाली लेकर के सब समर्पित। राष्ट्र के आंदोलन में यज्ञ हो रहा है, आहुति हमारी है। चुनावी सदस्यता शुल्क और चंदे से राजकोष इकट्ठे हो जाते थे जो बहुत नॉमिनल हुआ करते थे, 25 पैसे से भी कम। और कांग्रेस भी जब कभी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए योगदान की बात कर देती थी तो कांग्रेस का इतना प्रभाव था कि उसके लिए हमेशा चंदे आते रहते थे। कभी पूंजीपति वर्ग जितना देते उससे ज्यादा उनके पास चंदे आ जाते थे, तो कभी पूंजीपति वर्ग की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन पूंजीपतियों को लेकर के गांधी जी का रुख है, वे कहते हैं कि अगर आप जुड़ रहे हैं तो आप जुड़िए, अच्छी बात है, आपके जुड़ने से सहयोग मिल जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ही के भरोसे कांग्रेस का या फिर भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चलेगा, इस भ्रम में नहीं रहना है। इनफैक्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने पूंजीपति वर्ग जो हैं उनकी हरकतों को लेकर के उन्हें थोड़ा आड़े हाथ भी लिया। उन्होंने कहा कि जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है, आप उस समय धन संचय कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग उस समय धन संचय कर रहे हैं, तो उन्होंने साथ नहीं दिया। अब राष्ट्रीय आंदोलन पर पूंजीपति वर्ग का प्रभाव क्या है, अगर इस सवाल की चर्चा करें तो आप देखिए 1905 से लेकर के 1908, 1920-22 और 1942 पूंजीपति वर्ग आप देखेंगे, यहां तो पूंजीपति वर्ग शामिल ही नहीं है, यहां पूंजीपति वर्ग शामिल नहीं है। इसके बाद 1942 तक के जो आंदोलन हुए उसमें पूंजीपति वर्ग शामिल हुआ, लेकिन कांग्रेस ने जो भी डिसीजन लिए उसमें पूंजीपति वर्ग के प्रभाव से नहीं, इनफैक्ट उसके किसी प्रभावशाली व्यक्ति से पूछ तक के डिसीजन नहीं लिया है, पूंजीपति वर्ग से पूछने की दूर की बात है। सो बिल्कुल प्योर है यहां पर कांग्रेस का चरित्र। इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस ने कभी भी पूंजीपति वर्ग को अपनी पार्टी का सदस्य ही नहीं माना। चौथे दशक में कांग्रेस के भीतर नेहरू सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट नेतृत्व में वामपंथ का प्रभाव बढ़ गया। वामपंथ का प्रभाव पड़ेगा तो पूंजीपति विचारधारा के विरोधी हैं ये सारे के सारे, और ऐसे जो पूंजीपति विचारधारा के विरोधी हैं ऐसे लोगों का कांग्रेस में अगर प्रभाव है, कांग्रेस का एक वर्ग है, पूरा तबका है अगर, तो पूंजीपति वर्ग को भयभीत होने के लिए पर्याप्त कारण है। अब ऐसे में पूंजीपति वर्ग कांग्रेस का विरोध तो सपने में भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सक्सेस हो गए और सरकार बन गई और अगर उन्होंने पूंजीपतियों के खिलाफ कोई सरकार बनानी शुरू कर दी या असहयोग लेकर के उनका सरकार बनानी शुरू करी, या फिर वैसी विचारधारा से जैसे यूरोप, रशिया और अन्य जगहों के जो लोग हैं उन्होंने वहां के जो कम्युनिस्ट और वामपंथी हैं उन्होंने पूंजीपतियों का जो हाल किया, वैसा हाल भारत में हो सकता था। इसीलिए आवश्यक था कि पूंजीपति भी सक्रिय राजनीति में एंटर करें, इसलिए उन्होंने कांग्रेस में अपना सहयोग बढ़ाया और राजनीति में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो ये एक तरीके से स्टेटमेंट में आपको पूंजीपतियों का स्वार्थ दिखता है, लेकिन इस स्वार्थ को क्या ब्रिटिशर्स देख नहीं रहे हैं? देख रहे हैं, और उस स्वार्थ का लाभ उठाने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन यहां थोड़ा सा पीठ थपथपाने लायक है पूंजीपतियों का काम कि भय से ही सही, लेकिन कभी भी उन्होंने इसके लिए साम्राज्यवाद का साथ दे दिया हो, यह भी नहीं किया। तो आई होप कि आपको ओवरऑल, और इसी वजह से आप देखेंगे कि
आप इसी वजह से आप देखेंगे कि अगर ऐसा हो गया कि इनकी सरकार बन गई, इन्होंने अपना वामपंथ के तौर पर ही सरकार बनानी शुरू कर दी, फिर तो जो पूंजीपति वर्ग है उसको सरकार से सहयोग कैसा मिलेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि आगे चल करके बॉम्बे प्लान किया जाता है। बॉम्बे प्लानिंग 1934 के आसपास आपको इसीलिए देखने को मिलती है, जिसमें जो है कोऑपरेटिव चरित्र जो है वो दिखाने का प्रयास किया गया है। सरकार का सहयोग लेने की बात करी गई है, सरकार को सुझाव दिए गए हैं कि सरकार इस दिशा में आगे स्वतंत्र भारत में काम करे, इत्यादि इत्यादि। तो ये है ओवरऑल भारत में स्वतंत्रता संघर्ष में पूंजीपतियों का योगदान। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आया होगा। जाते जाते मैं फिर बता दूं, 2025 की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी करने वाले लोग जरूर ध्यान से सुने कि उनके लिए एसआईपी बहुत बहुत फायदेमंद हो सकता है। एट द एंड आपकी तैयारी में अंतिम कील के तौर पर यह साबित हो सकता है। इसलिए आप एसआईपी से जरूर जुड़ें। आज ही विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके 5,999 में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। कई बार इससे भी कम मूल्य में मिल जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, नीचे लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अवेलेबल ऑफर्स आएगा, उस ऑफर्स पे क्लिक करेंगे। उसमें आप ऑफर जो भी दिए हो उसमें से कोई ऑफर मत लगाइए, वरना इतना क्या इससे ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो वहां लिखिए क्या, विरद लाइव, VIRADLIVE, ये कोड लिखिए और कोड लगा करके देखिए कि कितने का आपको ये मिल रहा है। 11,000 रुपए का कोर्स कम से कम 6,000 रुपए मिल जाएगा। बेहतरीन तैयारी आपकी प्रीलिम्स की इससे हो जाएगी, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बाकी आप फुल फ्लेजेड तैयारी करना चाहते हैं तो वेलकम इन P2I बैचेस। और अगर आप 2025 माफ कीजिएगा 2027, 28 की तैयारी कर रहे हैं, सो यू ऑल आर वेलकम इन P2I लॉन्ग टर्म बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 25 नवंबर से। ईच एंड एवरीथिंग इसमें आपको मिलेंगी, इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल्स एंड स्टडी बुक्स। लेकिन इसमें आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, बुक्स नहीं। प्रीलिम्स के लिए उसकी कोई खास आवश्यकता भी नहीं है। तो बेझिझक इन 3 शानदार बैचेस से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे YouTube में प्रोग्राम्स हैं जो मेरे, आप देख सकते हैं कि मेरे प्रोग्राम्स के तौर में एक्सक्लूसिवली आप देखते हैं पॉलिटी वीकली प्रोग्राम और 10 इयर्स प्रीलिम्स PYQ सीरीज आप देख रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप बुक्स परचेज करना चाहते हैं, यू हैव अनदर 3 ऑप्शंस। UPSC प्रिपरेशन बॉक्स इंक्लूडिंग द सेट ऑफ 18 बुक्स, वो आप ले सकते हैं। आप अलग से सेट ऑफ 18 बुक्स भी ले सकते हैं और आप अलग से NCERT की बुक्स भी 5 परचेज कर सकते हैं। तो ये सब में आप विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। जैसे सिलेक्शन बॉक्स 4,999 में, बुक्स केवल लेंगे तो 4,299 में मिल जाएगी, और अगर आप केवल NCERT लेना चाहते हैं तो 1,199 में आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। इस लेक्चर का PDF आपको मेरे कोड का इस्तेमाल करते हुए ही सर्च करना है टेलीग्राम में विरत लाइव नाम से सर्च करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों में विरत लाइव से ही आपको मिल जाऊंगा। यहीं पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।